चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं उत्तराखंड से। अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम चुने गए। तो उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है एज ए उत्तराखंड का सीएम। अब यदि हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो ये 2 बार एमएलए रहे हैं खातिमा से। इन्होंने एज ए 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ साथ में 11 मेंबर कैबिनेट ने भी शपथ ग्रहण की थी। मिस्टर जो धामी है 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर में इनका नाम शामिल है। अब यदि हम बात कर लें शपथ कार्यकाल और के बारे में, तो कार्यकाल को ग्रहण करने से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उस शपथ में ये बात कही जाती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। दूसरी बात, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। प्रभुता मतलब भारत स्वतंत्र देश है, उसके ऊपर किसी अन्य देश का कोई शासन नहीं है, ना तो किसी की मिलिट्री का हमारे यहाँ पर रूल है। अखंडता मतलब तो वही है, अपना देश जो है एक है। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चौथे नंबर में है, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है। जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल तब तक बर्खास्त नहीं करेगा जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत है, लेकिन यदि वो विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, और नहीं देगा तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तालिबान से। तो न्यूज़ में बताया गया है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कई सारे डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया है, उन पर कब्जा कर लिया है। देखो, जब से अमेरिका और नाटो की सेना अफ़गानिस्तान से वापस आने की बात कर रही हैं या उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है, तभी से हिंसा की घटनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। चाहे वो बॉम्बिंग हो, चाहे और भी अन्य प्रकार की घटनाएं हों, वो बढ़ते ही जा रही। और अब सामने हमें ये आ गया है कि तालिबान अब और भी ज़्यादा कब्जा करते जा रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि तालिबान क्या और फिर से ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और नाटो की सेनाएं तो चली जाएंगे। इसी से रिलेटेड यहाँ पर बात बताई गई है कि तालिबान का जो मार्च है थ्रू नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, इसने गेन कर लिया है मोमेंटम को। ठीक है, कैप्चर ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन बड़ा कसान प्रोविंस के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने कब्जा कर लिए हैं। यहाँ से अफ़गानिस्तान की फोर्सेस को उन्होंने भागा दिए, और सेवरल हंड्रेड ऑफ whom escaped क्रॉस द बॉर्डर तजाकिस्तान। कई सारे जो लोग हैं ना, भाग करके तजाकिस्तान में चले गए हैं। इसके अलावा तालिबान का जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसने कैप्चर कर लिया है की डिस्ट्रिक्ट इन देयर फॉर्मर बेसन। पहले जो उनका गढ़ हुआ करता था उसको भी उन्होंने अब कब्जा कर लिया है। ठीक है, कांधार में पड़ता है। अब यदि हम बात देखें ना कि फॉल ऑफ पंजवानी डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न हम प्रोविंस की बात कर रहे हैं कांधार की, जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है तालिबान का। ये आया है जस्ट 2 days आफ्टर द US एंड नाटो फोर्सेस वेकेटेड देयर मैन बग्राम एयरबेस नियर काबुल। और जो लीडर है ना तालिबान का, हिबातुल्लाह, ये पंजवाई से ही आता है। और यदि हम ये देखें कि कितना एरिया अभी तालिबान के कब्जे में है, तो देखो तालिबान नाउ कंट्रोल करता है रफली 1/3 ऑफ ऑल 421 डिस्ट्रिक्ट। 421 टोटल यदि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें 1/3 हिस्सा तो तालिबान के कब्जे में है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। उड़ीसा किन किन स्टेट के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, कर्क रेखा के साथ इसकी स्थिति कहाँ है। तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा इसके नॉर्थ में पड़ती है। और यदि हम स्टेट की बात करें तो उत्तर वाले हिस्से में पश्चिम बंगाल के साथ में और झारखंड के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। यदि हम इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ी जो बाउंड्री है छत्तीसगढ़ के साथ में ये शेयर करता है। और बिल्कुल छोटी सी यदि हम बाउंड्री देखें तो वो होती है शेयर तेलंगाना के साथ में। इसके अलावा ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ में नीचे दक्षिणी वाले तट पर। और चिल्का झील छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख जो फेमस जगह हैं उनमें से एक है। ठीक है, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील। और इसके अलावा हीराकुंड बांध भी हमारे यहाँ का लार्जेस्ट डैम माना जाता है। हमारे यहाँ जो शुद्ध जल है उसकी उपलब्धता धीरे धीरे घटती जा रही है और डिमांड बढ़ रही है। इससे कंटिन्यू इसकी जो पूर्ति है आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए रखना ना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इस संसाधन का हमें संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी हो गया। देखो, यदि हम बात कर लेना विलवणीकरण की, तो सागर या फिर महासागर से प्राप्त जल की उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण बिल्कुल नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत ही कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, जल संभर विकास करना पड़ेगा। जल संभर जो क्षेत्र रहते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा वर्षा के जल का संरक्षण, जल का पुनः चक्रण करना और पुनः यूज़ करना, ये सारे कदमों को उठाने की हमको ज़रूरत है। और यदि हम बात करें लंबे समय तक जल की आपूर्ति की, तो ये सारे जो संयुक्त उपाय हैं ना, इनको अपनाने की हमें ज़रूरत है। और यदि हम बात करें कि वर्षा जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो वर्षा जल संग्रहण कई सारे उपयोगों के लिए पानी के जल वर्षा के जल को रोकना और एकत्रित करने की एक विधि है, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको अलग अलग यूज़ में लाया जाता है। इस पानी का यूज़ हम कर सकते हैं जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार से ना कम कीमत वाली और पारिस्थितिकी के अनुकूल मेथड है। इसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को हम संरक्षित करते हैं और वर्षा जल को नलकूप, गड्ढों और कुओं में एकत्रित करते हैं। इससे हमारी धरती के भीतर का जो पानी रहता है उसका संग्रहण बढ़ते जाता है। तो अब क्या है, मानसून का सीज़न आ गया है, बारिश चालू हो गई है। तो उड़ीसा की सरकार ने क्या काम करी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है ना, उनको बनाने का काम उसने चालू कर दी है ताकि वर्षा का जल का संरक्षण किया जा सके। यदि हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्टकट में RWHS कहा जाता है, इतने वो बना चुकी है। ठीक है, और अभी तक 114 टाउन में हम ऐसे स्ट्रक्चर देख चुके हैं और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल 3 मंथ ही हुए हैं। 3 मंथ में इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया है। देखो, स्टेट वाइड कैंपेन चला था, कौन सा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। इसको लॉन्च किया गया था ऑन 15 अप्रैल अक्रॉस ऑल अर्बन लोकल बॉडीज अंडर द मुख्यमंत्री कर्म तत्परता अभियान योजना के अंतर्गत। कुछ समय पहले ये स्कीम न्यूज़ में आई थी और हमने इसको डिस्कस भी किया था। ये एक प्रकार से जो अर्बन लोग हैं ना, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने की भी एक स्कीम है। किनके लिए, जो माइग्रेंट लेबर हैं उनके लिए। तो हाउसिंग और जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, HUD जिसको कहा जाता है, इसने 15,000 साइट को सिलेक्ट करा है इस प्रोजेक्ट के लिए। और यदि हम बात कर लें अभी की, तो 10,176 RWHS हैव बीन कंप्लीट हो गए हैं। और डिपार्टमेंट को ऐसी आशा है कि जो 12,000 का जो फिगर है ना, इसको ये 10 जुलाई तक
प्राप्त कर लेंगे। यदि हम उड़ीसा में बारिश के मौसम की बात करें तो बारिश के मौसम से कितनी रेनफॉल होती है, तो इस मामले में तो उड़ीसा वाटर सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता है। यदि हम एनुअली रेनफॉल की बात करें उड़ीसा में, तो ये 1200 mm से लेकर के 1800 mm तक हमको देखने को मिलती है। यदि हम एवरेज रेनफॉल की देखें तो वो है यहाँ पर 1400 mm, ठीक है। और स्टेट जो है रिसीव करता है 76% रेनफॉल बिटवीन जून के बीच से लेकर के सितंबर के बीच तक। इस बीच में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है, और फिर बाकी जो बारिश है वो बचे हुए महीनों में साल भर होते रहती है उड़ीसा में। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ असम से। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ डिस्कस किया था कि असम की सरकार असम में 2 बच्चों वाली पॉलिसी को लाना चाहती है। 2 बच्चों की पॉलिसी लाना चाहती है, और असम की गवर्नमेंट का कहना है कि हम हमारे स्टेट में जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सके, हमारे स्टेट की ग्रोथ हो सके, सारी सुविधाएं हम अच्छे से दे सकें। और इसमें एक बात कही गई थी कि जो SC/ST कैंडिडेट हैं और टी गार्डन में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको इस सुविधा से वंचित रखा जाएगा। वंचित का मतलब ऐसा हुआ कि यदि उनके 2 से भी अधिक बच्चे हैं तो उनको सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन अदर किसी की बात करेंगे हम तो यदि उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी से हम ऐसा कुछ देख चुके हैं, ऐसी कुछ लिमिटेशन देख चुके हैं, जो कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं गाँव में, वहाँ पर 2018 में काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने कर दिए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। वो आगे कभी बात आएगी तो फिर हम देखेंगे उसको। तो देखो, इसमें एक बात इनसे पूछी गई थी कि आप SC/ST को छूट दे रहे हो इन प्रावधान से, तो टी गार्डन को क्यों दे रहे हो? तो इनका कहना था, देखो टी गार्डन में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो लोग भी SC/ST कैंडिडेट वाले ही लोग हैं, लेकिन क्या है ना, पार्टिकुलर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसलिए हम उनको छूट दे रहे हैं। अब बीजेपी लेड गवर्नमेंट असम जो है एकदम आंख गड़ा कर देख रही है 2 चाइल्ड पॉलिसी को, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहा है। क्रिटिसाइज ऐसा हो रहा है कि देखो, हमारे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है यदि एवरेज हम देखें तो वो 2 के ऊपर है, लेकिन यदि हम पार्टिकुलर असम की बात करें तो उसका जो फर्टिलिटी रेट है ना, जन्मदर है, वो 2 से भी कम है। अब इतना ज़्यादा तो कोई प्रतिशत वृद्धि हो नहीं रही है, तो फिर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी क्यों ला रहे हैं? दूसरी बात ये हो जाती है, यदि आपके 2 लड़के ही लड़के होते हैं तो इससे क्या होगा? दूसरी बात, लिंग अनुपात गड़बड़ हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी। अब यदि कोई चाहता है कि एक लड़का है एक लड़की हो, इसी के चलते चलते क्या है, गर्भपात वाली जो गलत प्रैक्टिसेस है ना वो सामने आएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चलते चलते इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। तो देखो, अभी अभी बैठक हुई थी चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा और इंडिजीनियस असामीज मुस्लिम लीडर के बीच में संडे के दिन। इन्होंने ये डिसाइड करा है कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और हम आपको पार्टिकुलर एरिया डिवाइड कर दे रहे हैं कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं इनके अंदर में कंपटीशन पैदा होगा कि सामने वाला ग्रुप आगे बढ़ रहा है तो हम भी अच्छा काम करें, हम भी आगे बढ़ें। इनमें कुछ बातें बताई गई थी, जैसे कि आपको पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन तो करना ही है, इसके साथ साथ में हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी काम करना है। और फिर ये क्या काम करेंगे, हर 3 महीना में ये इसको रिव्यू करते रहेंगे। 5 ईयर का जो रोड मैप इन्होंने तैयार किया है उसको। तो अभी जिस प्रकार से ये लोग ये वाले ग्रुप से मिले थे, ठीक इसी प्रकार से अब ना ये बंगाल ओरिजिन माइग्रेंट मुस्लिम के साथ में मिलेंगे विथ इन 3 days फॉर सिमिलर इनिशिएटिव, ठीक है।
while the government would be conducting a series of meetings in the next 3 months on population management। इसके अलावा इसी प्रकार की इनकी मीटिंग्स कंटिन्यू होते रहेंगी। चीफ मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया था द कल्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन, कल्चरल भेद किस प्रकार से है, ऐसे मुस्लिम जो कि असम में सेटल्ड हुए हैं लिटिल मोर देन ए सेंचुरी एगो, उनकी कल्चर अलग है, और जो इंडिजीनियस असामीज मुस्लिम हैं जो कि 600 ईयर ओल्ड जिनकी हिस्ट्री है, उनके बीच में काफ़ी सारी भिन्नता देखने को मिलती है, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये इनॉग्रेट करने वाले हैं आर्मी मेमोरियल को इटली में। इसके अलावा ये विजिट करेंगे यूके एंड इटली इस हफ्ते में। ठीक है, तो जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो इनॉग्रेट करने वाले हैं इंडियन आर्मी मेमोरियल इन द इटालियन टाउन ऑफ कसिनो ड्यूरिंग द एन ऑफिशियली विजिट टू द यूके एंड इटली। कब से लेकर के कब तक? 5 से लेकर के 8 जुलाई के बीच में ये जाने वाले हैं, ऐसा आर्मी का कहना है संडे के दिन। और यदि हम बात करें, ये इनकी जो है ना सेकंड यात्रा रहेगी इनकी टूर की ऑन 7 जुलाई एंड 8। आर्मी चीफ जो है होल्ड करेंगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इटालियन आर्मी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गुजरात से। गुजरात की एक झील है जहाँ पर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मगरमच्छ। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है ना कि टूरिस्ट लोग जब उस लेक में जाएंगे विजिटिंग, अब टूरिस्ट के अट्रैक्शन से ही उसको डेवलप किया गया है, तो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इन क्रोकोडाइल्स को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। इस झील की लोकेशन कहाँ है, कौन से स्टेट में स्थित है, ये सारी बातें हमको देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत बातें हम इस लेक के बारे में भी जानेंगे। तो गुजरात लेक से क्रोक्स को रिलोकेट किया गया है। ये जो मूव लाया गया है ये सेफ्टी के लिए है टूरिस्ट लोगों की, जो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने, यूनिटी को देखने के लिए आते हैं और इसके साथ साथ में ही वो झील का भी आनंद उठाने के लिए जाते हैं। तो एज मैनी एज 194 जो क्रोकोडाइल्स हैं हैव बीन रीलोकेटेड फ्रॉम ए लेक नियर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। नर्मदा जिला पड़ता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में ही स्थित है ये झील। यहाँ से 194 क्रोकोडाइल्स को रीलोकेट किया गया, एक जगह से दूसरी जगह किया गया है। यदि हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो सेफ रह सकें और इन्जॉय कर सकें बोट राइड्स का, ऐसा संडे के दिन ऑफिशियल का कहना है। तो पार्टिकुलरली हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं पंचमुली लेक की। ये सिचुएटेड है 182 मीटर टाल स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया, इसके नियर में वो स्थित है। एक प्रकार से मेजर अट्रैक्शन है, हैड ए लार्ज नंबर ऑफ क्रोकोडाइल दैट पोज्ड ए थ्रेट टू विजिटर। 19-20 का आंकड़ा बताया गया है, 143 क्रोकोडाइल को रिलोकेट करें, 20-21 में 51 को रिलोकेट करें। ठीक है, और कहाँ इनको भेजा गया था? इनको भेजा गया था टू रेस्क्यू सेंटर इन गांधीनगर एंड गोधरा। अब यदि हम बात करें पंचमुली लेक की, तो इसको जाना जाता है डाइक 3 के नाम से ऑफ द सरदार सरोवर डैम। इसको डेवलप किया गया था टूरिस्ट विजिटिंग के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। इसके बाद क्या है, अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा फ्रॉम द वाटर बॉडी टू प्रिवेंट एनी हार्म टू टूरिस्ट, द ऑफिशियल साइड, ऐसा कहना है। अब 2019-20 में 73 जो क्रोकोडाइल थे उनको रेस्क्यू किया गया और इनको रिलीज़ कर दिया गया था सरदार सरोवर रिजर्वायर में। हमारे यहाँ जो एनजीओज होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन एनजीओज के लिए भी सरकार ने कई सारे नियम कानून को कठोर बना दी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज की जो न्यूज़ है हम ये देखने वाले हैं कि उड़ीसा में जो चाइल्ड मैरिज है वो काफ़ी, उसमें हमको गिरावट देखने को मिली है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रुकावट देखने को मिली है।
ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या इसका डाटा रहा है, कौन कौन लोगों ने इसमें काम किया है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उड़ीसा में विटनेस हुआ है हमको शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज, जिनको प्रिवेंट किया गया है ओवर द पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें यहीं पर प्रिवेंशन देखने को मिलता है चाइल्ड मैरिज का। अब इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन रहा है एमंग फील्ड लेवल स्टाफ का, इसी के चलते चलते ऐसा हो पाया। देखो, यदि हम बात करें ना, 2019 में 657 चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया है। 2020 में 1108 चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया था। और यदि हम फर्स्ट 5 महीने का करेंट का डाटा देख लेना तो 726 ऐसे मैरिज को रोका गया है। 2017 में 324 चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया था फॉलोइंग द लास्ट मिनट इंटरवेंशन फ्रॉम कम्युनिटी, एनजीओ, फील्ड लेवल ऑफिसर। ये लोग इंटरवेंशन किए जिसके चलते चलते ये लोग शादी को रोक पाए हैं, चाइल्ड मैरिज को। 2018 में क्या होता है, नंबर ये फिर से मार्जिनली ग्रो होता है, 411 पहुंच जाता है। फिर भी लास्ट यदि हम 2 साल की बात करें तो हमें मैसिव जंप देखना पड़ता है इन द नंबर ऑफ मैरिज बीइंग स्टॉप्ड। अब इसी साल की यदि हम बात कर लें गंजाम की, तो इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट 125 चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, फॉलोड बाई इसके बाद नंबर लगता है नवरंगपुर का, 111 शादियाँ रोकी गई, और मालकानगिरी में 90 चाइल्ड मैरिज को रोका गया। अब यदि हम बात करें उड़ीसा स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान टू एंड चाइल्ड मैरिज की, तो इसमें देखो, यदि हम बात कर लेना गर्ल्स की जिनकी संभावना होती है कि जल्दी से उनकी शादी हो जाएगी, तो इसका जो एवरेज है वो 21% रिपोर्टेड किया गया था असम में। और जबकि पूरे देश का एवरेज हम देखें कि कितने प्रतिशत ऐसी बच्चियां हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती, तो एवरेज ऐसी लड़कियों की संख्या हमको देखने को मिलती है 26.8%। ये, और वहीं जो आंकड़ा है बॉयज़ के मामले में वो 11% हो जाता है, और नेशनल का कितना है 20.3%। ये डेटा बताया गया है NFHS फॉर 2015-16 का। अब जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैनी जो साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल हैं, उधर हमको हायर परसेंटेज दिखने को मिलता है। स्टेट का जितना भी एवरेज है उससे भी ज़्यादा परसेंटेज हमको देखने को मिलता है। और देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर प्रैक्टिस जो है हायर है देन नेशनल एवरेज। 8 ज़िले ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पूरे ऑल इंडिया का जो एवरेज है चाइल्ड मैरिज वाला उससे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उड़ीसा में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है डिक्लाइन ऑफ नियरली 16 एंड 11 परसेंटेज पॉइंट का फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ मैरिंग बिफोर द लीगल एजेस ऑफ 18 एंड 21 ईयर रिस्पेक्टिवली। और एक चीज़ यहाँ पर ये बात बताई गई है, 5 में से 1 वुमेन, ठीक है, की शादी हुई है बाय द एज ऑफ 18 इन उड़ीसा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम फॉरेन से देखने वाले हैं स्पेस वॉक से रिलेटेड। तो स्पेस वॉक को हमको जानना होगा नासा के अनुसार यदि हम देखें ना, तो एनी टाइम जब कोई एस्ट्रोनॉट गेट आउट होता है व्हीकल से वाइल इन द स्पेस, इट इज़ कॉल्ड स्पेस वॉक। इसको हम ईवीए भी कहते हैं। ईवीए का मतलब होता है एक्स्ट्रा व्हीकुलरी एक्टिविटी। अब यदि हम बात करें, फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस वॉक वाज अलेक्सी लियोनोव। ही वाज फ्रॉम रसिया। द फर्स्ट स्पेस वॉक वाज ऑन मार्च 18, 1965, और 10 मिनट के लिए ये जो है अपने स्पेस से बाहर गए थे। अब यदि हम ये बात करें कि एस्ट्रोनॉट लोग आखिर स्पेस वॉक के लिए जाते क्यों हैं, तो कई सारे उनके उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट कैन डू साइंस एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्पेस वॉक, और एक्सपेरिमेंट जो हैं कैन बी प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट।
इससे साइंटिस्ट लोग लर्न करते हैं कि किस प्रकार से स्पेस इफेक्ट डालता है अलग अलग वस्तुओं पर। स्पेसवास से जो एस्ट्रोनॉट है वो ये भी टेस्ट कर पाते हैं नए नए इक्विपमेंट का। दे कैन रिपेयर सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट दैट आर इन द स्पेस। बाय गोइंग ऑन स्पेसवॉक एस्ट्रोनॉट कैन फिक्स थिंग्स इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू अर्थ टू फिक्स। अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में क्या कहा गया। चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने कंप्लीट कर लिया है पहली स्पेस वॉक एट न्यू स्टेशन। दे आर द फर्स्ट क्रू अब्रॉड तियानगोंग स्पेस स्टेशन।